क्या किया था? मुद्रा जारी करने। ऐसा थोड़ी आवाज ना प्रतिनिधित्व विधि, आनुपातिक विधि, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। प्रतिनिधित्व विधि में जितने का करेंसी निकालना था उतने के बराबर का गोल्ड जमा करना होता था। तो ये उन देशों के पक्ष में ज़्यादा था जिनके पास ज़्यादा गोल्ड होते थे, इसीलिए इसको 1926 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लिखना प्रतिनिधित्व विधि। किसमें लिखना है सर? पहले वाले में, अभी तो दूसरा तीसरा उसके बाद आएगा ना, पहले वाले में। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जारी की जाने वाली मुद्रा के बराबर के मूल्य का स्वर्ण के मूल्य का स्वर्ण बराबर के मूल्य का, वही तो बोल रहा हूँ। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया ताकि जारी किए जाने वाले मुद्रा के बराबर के मूल्य का स्वर्ण, वही तो फिर से बोल रहा हूँ, के मूल्य का स्वर्ण, मुद्रा के मूल्य का स्वर्ण, उसके बराबर जो मूल्य है उसका स्वर्ण, मूल्य के बराबर का स्वर्ण आरबीआई के पास रखना होता था। आरबीआई के पास रखना होता था। आरबीआई के पास रखना होता था, जिसमें से हाँ नहीं ठीक है, जिसमें से जरूरत नहीं है, रखना होता था बस। हाँ, चूंकि पैराग्राफ चेंज करना, चूंकि यह स्वर्ण बाहुल्य देशों के पक्ष में अधिक था, इसीलिए इसे 1926 में बंद कर दिया गया। 1926 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 1926 में। अच्छा, अगला लिखना आनुपातिक विधि। अच्छा, इसमें प्रावधान ये था कि 40% के मूल्य के बराबर का स्वर्ण होगा, बाकी 60% क्या होगा, विदेशी बॉन्ड होगा। हाँ, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था
कि जारी की जाने वाली मुद्रा, जारी की जाने वाली मुद्रा के 40% के मूल्य के बराबर, के 40% मूल्य के बराबर स्वर्ण, 40% मूल्य के बराबर स्वर्ण तथा शेष 60% के मूल्य के विदेशी बॉन्ड रखे जा सकते थे, विदेशी बॉन्ड रखे जा सकते थे, रखे जा सकते थे। पैराग्राफ चेंज करना, जा सकते थे। हालांकि यह प्रतिनिधित्व विधि से, हालांकि यह प्रतिनिधित्व विधि से एक बेहतर विधि था, एक बेहतर विधि था। हाँ, एक बेहतर विधि, बेहतर विधि, लेकिन फिर भी अभी भी इसका झुकाव स्वर्ण बाहुल्य देशों की तरफ अधिक था, स्वर्ण बाहुल्य देशों की तरफ अधिक था। इसलिए इसे भी 1956 में बंद कर दिया गया, 1956 में बंद कर दिया गया। छप्पन में बंद कर दिया गया। अब नेक्स्ट, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इंग्लिश मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या था कि जितने का आपको करेंसी, मान लो 200, इसमें 200 करोड़ के बराबर की पूंजी रखनी होती थी, रखनी होती है, अभी भी है, जिसमें से 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ का इसमें विदेशी बॉन्ड होना चाहिए। और किसी इसके आधार पर किसी एक वित्तीय वर्ष में, इसके आधार पर किसी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए तक की करेंसी जारी की जा सकती है। लिखना, इसके अंतर्गत $200 करोड़ की बराबर की पूंजी, 200 करोड़ के बराबर की पूंजी रखनी होती है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए, इसमें कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए तथा 85 करोड़ के विदेशी बॉन्ड होने चाहिए। बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब अब सारा स्वर्ण जमा करना चाहते हो सारा करो, तथा 85 करोड़ के विदेशी बॉन्ड हो सकते हैं। इसके आधार पर किसी एक वित्तीय वर्ष में
हाँ, एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए तक की मुद्रा, 10,000 करोड़ रुपए तक की मुद्रा को जारी किया जा सकता है। तक की मुद्रा को जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। ठीक है सर, ये अनुपातिक विधि का सर ग्रेट रिप्लेस महामंदी में कोई रोल था 1929 में? उसका कोई ज़रूरत नहीं है ना अभी। नहीं पूछ रहे, कोई भूमिका इससे कोई इंटरलिंक नहीं, कोई मतलब। सर ये मुद्रा जारी करने की विधि पूरे विश्व में सब लागू थी? सब जगह है? नहीं, सब जगह है। अब वैल्यूएशन कैसे आएगा आपका? हाँ, सब जगह है। सब जगह अपने अपने करेंसी के वैल्यू के हिसाब से रखना है, तभी तो आपकी करेंसी की वैल्यू हो पाएगी बाहर। नहीं तो बाहर आपकी करेंसी क्या वैल्यू है, अब बताओ। और आपको एक तरह से आरबीआई के पास रखना, बट आरबीआई वर्ल्ड बैंक की प्रतिनिधि है, वर्ल्ड बैंक के तब बिहार पर ही वो रखती है। इसीलिए तो अगर आप अपनी, नहीं तो कोई भी अपना करेंसी बना के कोई भी सिस्टम लागू करके और कुछ भी करेंसी निकाल लेगा। अपना ही ना करेंसी अपने से अगर बनाना है तो अपने पार्लियामेंट में पास कर लेना है, क्या करना है, तब किसी को कोई क्राइसिस ही नहीं रहेगा। सब जगह हुआ ना, सबके अपने अपनी करेंसी के हिसाब से होता है, जिसकी जो करेंसी है उसके हिसाब से होगा। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर आपके रुपये का वैल्यू कहाँ से होगा? कोई भी अपना विधि बना लेगा ना, फिर कोई भी विधि। मान लो भूटान के लिए हम 85 करोड़ जमा करेंगे, जब अपने से बनाना है तो कौन रोक सकता है उसको? तो किसी के गाइडेंस में बन रहा है ना, किसी के देख रेख में बन रहा है ना, किसी के आलोक में बन रहा है, इसीलिए। 200 करोड़ 10,000 करोड़ गैप तो ज़्यादा नहीं है सर? मतलब छोटी चीज़ के लिए हाँ, 200 करोड़ 10,000 करोड़ की गैप ज़्यादा नहीं है सर बीच का? मतलब 200 करोड़ की रखी है तो इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो फिक्स किया गया। नॉमिनल तो नॉमिनल होता है। टोकन, आप मुझे ये बताओ, एक कागज़ पे 2,000 रुपया रखा रहता है, उस कागज़ की वैल्यू 2 रुपये के बराबर भी नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है। उस कागज़ में 2,000 लिखा होता है, उसमें 2 रुपये की कागज़ की वैल्यू नहीं है। लेकिन गोल्ड का सिक्का जो खरीदते हो ज्वेलरी के पास तो उसकी तो वैल्यू, सिक्के की वैल्यू ज़्यादा होती है, वजन की। उस रुपये का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको टोकन वो बोलते हैं ना, वो टोकन के रूप में है ना। और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हमने किया हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा और कम है। हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से किया है, और हमें 10,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है तो हमें बताना, किसको दिखाना पड़ता है? जो रिकॉर्ड बताए किसको दिखाना पड़ता है? किसको दिखाओगे आप? वर्ल्ड बैंक को दिखाओगे? नहीं दिखाओगे तो आपको जारी करनी ही नहीं देगी, फिर आपको रुपये का वैल्यू क्या रहेगा? कोई लोन ही नहीं लेगा फिर तो, जो लोन चुकाने के लिए अपना छाप लेगा अलग से, क्या करना है? तो एक एक पैसा, एक एक ट्रांजैक्शन बाहर के बिना अनुमति के नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता, अदर वैल्यू ही नहीं रहेगी आपकी। आप ईरान ने अपनी एक ईरानी जो उसका करेंसी है उसको 122 रुपये का रखा है, इंटरनेशनल मान्यता नहीं है, अपने देश में है, वहाँ जाओगे तो है, यहाँ मान्यता नहीं है दूसरी जगह, लेकिन डॉलर की मान्यता है। तो मान्यता के लिए आप बोर्ड को देखना पड़ेगा। यूरो जो है उसको मान्यता मिली ना, तब तो वर्ल्ड में चलता है। हमारा रुपये का जो साइन है, हम वर्ल्ड के 5वें देश हैं जिसका अपना साइन है, तो उसको हमने वहाँ भेजा वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार किया, सारा चेक किया, उसके बाद एक्सेप्ट किया ना कि रुपये का ऐसे वाला साइन रहेगा। बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं, 2010 के लगभग हमारा है, तो इसीलिए। अच्छा, तो ये है पैराग्राफ चेंज करना। हालांकि हाँ, उतनी ही मुद्रा जारी की जाती है जितनी आवश्यकता होती है, अथवा हाँ, यह देश में मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकती है, देश में मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकती है। हाँ, अच्छा, ये 1956 से लेकर अभी तक है, यह 1956 से लेकर अभी तक अस्तित्व में है।
अस्तित्व में है। ठीक है, अच्छा हम लोग देखते हैं सर कुछ दिन पहले सर ये इटली और ग्रीस में बंदी क्यों आ गया था सर? वो तो देखो किसी की भी अर्थव्यवस्था है, आप ग्रीस की कहानी तो कुछ और, इटली वगैरह तो सर G7 का सदस्य है। उससे कुछ थोड़ी होता है। अमेरिका तो नंबर 1 है, उसमें 2008 में रिसेशन नहीं आ गया था। ये तो नहीं, एक मिनट, ये बात हम तो नहीं कर सकते। सुन, जितना ही बड़ा है उतना ही ज़्यादा रिसेशन और डिप्रेशन। हमारे में कभी रिसेशन डिप्रेशन वाला वर्ड, इधर कोविड के चलते एक वर्ड यूज़ कर लिया, हमें कभी नहीं आया। अमेरिका में तो दोनों आ चुका है, जो महामंदी है डिप्रेशन वो भी आ चुका है, और जो रिसेशन वो भी आ चुका है, चाइना में आ चुका है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता, इसीलिए वो बड़ा है, इसीलिए उसको नहीं आएगा, उसी को ज़्यादा आएगा, है ना। अगर मान लो कुछ इंस्टीट्यूट में मान लो 400 एम्प्लॉई हों, कोविड-19 आ गया तो सबसे ज़्यादा रिसेशन तो उसी में आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर उसी से प्रभावित होंगे ना जी। मान लो एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 2-3 का स्टाफ है, उसमें तो 2-3 ही घर प्रभावित होंगे, और उसमें तो 400 हैं तो 400 घर प्रभावित होंगे, तो वो तो ज़्यादा मंदी है, क्योंकि पैसा ही नहीं मिलेगा वो कोविड-19 में। तो बड़ा है तो ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम पॉलिसी पर जाते हैं, और ये है, तो इसीलिए ये तो नहीं कहा जा सकता। रही बात तो उसकी, तो ग्रीस और इन सब में जब आप सरकारी खर्चों को बढ़ाएंगे, सरकार, ग्रीस का सबसे बड़ा कारण ही है उसने IMF से जो लोन लिया उसको चुकाना बंद कर दिया, उसको नहीं चुका पाया टाइम पे। 4 साल से ज़्यादा आप IMF से लोन नहीं ले सकते, 3 से 4 साल, तो इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, प्रिंसिपल देना बंद हो गया। तो फिर हुआ कि उसको बाहर निकाला जाए, है ना, ग्रुप से, यूरोपियन यूनियन में से। तो लेकिन फिर एक तीसरा पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज इसको, कि चलो भाई तीसरी बार तुम्हें बचाते हैं, और साथ में उसने लोन देते हुए वादा किया कि हम सरकारी खर्चों को कम करेंगे, है ना। खर्च ज़्यादा होगा और आय कम होगी तो आप संकट में नहीं आओगे जी। सिंपल है, आपका घर हमारा घर सब है। अरे हम पूरे इकोनॉमी को अपने घर से समझ सकते हैं। फादर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, मदर होम मिनिस्टर है, सच्चाई है नहीं? हाँ, फादर आपको पढ़ाते समय बताते हैं कि मेरी इनकम है 10,000 और तुमको और घर मिलाकर खर्चा है 15,000, बोलते हैं। तो घर फिस्कल डेफिसिट में 5,000 से, राजकोषीय घाटा में। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, अब ये घाटा चलता रहेगा जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगा, या मुझे इससे ज़्यादा इनकम नहीं आ जाए, या कुछ और भी इनकम का स्रोत नहीं आ जाए। 1 मिनट, हम बहुत ये है तो मदर सिलाई का काम शुरू कर देती है, तो जो रेवेन्यू है थोड़ा बढ़ गया, है कि नहीं। एक और भाई हो कहीं काम कर ले तो और बढ़ गया, और ये 15 से ज़्यादा हो गया तो फिर ठीक हो गया। और लेकिन आपका तो चलता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर जब तक देखो नॉर्मल 27, 28, 30 तक नहीं होगा तब तक तो ये, अगर आप IAS की तरफ जाते हो तो एक लंबा है, तो ये चलता रहेगा। तो घर को मदर चलाएंगी और फादर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चलाएंगे। और एक टाइम आएगा जब अनबियरेबल हो जाता है। कब हो जाता है? 30 साल के बाद मान लो आप कुछ नहीं बने तो कहते हैं ना कि नहीं अब ये राजकोषीय घाटा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, तो कहते हैं अपना देखो, मतलब ये खर्च ज़्यादा है, इसको बढ़ाओ, ये तो स्थिर है, इसको बढ़ाओगे तो घाटा कम हो जाएगा ना। तुम कमाओ, अब जहाँ जैसे भी कमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ना शुरू होगा। एक दिन सरप्लस का कंडीशन है तो घर अच्छा हो जाएगा। और जिस घर में दोनों आदमी IAS बन गए, दोनों जॉब में हो गए, तो रेवेन्यू बढ़ गया, खर्चा बढ़ा लेकिन उससे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया ना जी। अचानक से मान लो किसी घर में 1 लाख रुपए आ गए, 2 लाख हो गया, और खर्चा 50,000 था, तो खर्चा 50,000 से बढ़ के 60,000 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, लेकिन घर की इनकम तो 2 लाख हो गई, तो रेवेन्यू ज़्यादा ये कम। तो कोई भी वो नया काम करते हैं तो देखते हो नया घर खरीदते हैं, सरप्लस हो गया ना। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि अर्थव्यवस्था में सरप्लस इनकम आए, तो हम कुछ सोच सकते हैं, वो यही चाहती है, इसीलिए खर्चों को कम करती है, इसलिए चाहती है कहीं से पैसा आए। इसलिए टैक्स, देखो बोल लो कहते हैं ये कर दो वो कर दो, तो टैक्स, आप IAS बनेंगे आपका पैसा टैक्स से आएगा। इसीलिए कहती है कि हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, जॉब सीकर नहीं। मतलब हम जॉब क्रिएटर बनेंगे तो 10 आदमी को अपने साथ रोजगार देंगे, है ना, 10 आदमी को अपने साथ बिल्कुल मतलब ये काम करेंगे। इसीलिए 1 मिनट, सबको जो कोविड-19 में खाना था तो सबको दिया गया अनाज, जो भी लौट के गया, सिर्फ BPL नहीं, सबको दिया गया अनाज, जो लोग था सबको दिया गया। कि नहीं, ये राष्ट्र प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर बनाते हैं, मतलब सरकारी और प्राइवेट मिलकर बनाते हैं। योगदान किसी कम है ही नहीं। सरकारी बैंक वाले फैक्ट्री नहीं चला सकते, फैक्ट्री टाटा ही चलाएंगे, है ना, या छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले ही चलाएंगे, वो वहीं चलाएगा। जो IAS बनेंगे वो फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो फैक्ट्री चलाने वाला तो एक अलग वर्ग है ना जी। और फैक्ट्री में जॉब किसको लगता है? हमको, हम ही आपको मिल लगता है। वहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स आता है, अब कंटिन्यूस देख रहे थे, सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को दे रहा था,
इस बार चलो तीसरे पर आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला था। तो उसी टैक्स से तो हमारी सैलरी चलती है, उसी टैक्स से हमारे रोड बनते हैं, उसी टैक्स से हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हमारे भाई बहन पढ़ पाते हैं, चाहे हम एम्स जैसे लाभ उठा पाते हैं। कैसे उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं, मतलब प्रैक्टिकल देखें तो ऐसा नहीं है। हम बाहर बैठते हैं, नेताओं की सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है, प्रैक्टिकल देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो वो नहीं है। अब आप खुद सोचो, नई औद्योगिक नीति कब आई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो, आप जब पढ़ोगे तो चुप हो जाते हो, कहते हैं अरे यार बेकार बकवास कर रहा है। नई औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। इसमें सरकारी क्षेत्र में 18 क्षेत्र सुरक्षित है, सरकार जो सरकारी उत्पादन करेगी। मनमोहन सिंह थे ना जी उस समय वित्त मंत्री, घटा के उन्होंने 5 कर दिया। नहीं, अगर आप मान लो जैसे कहते हो एक लड़का, आप अगर एक तो कहते हो मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे, सर ये लोग तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप बात समझो। 18 को घटा कितना कर दिया? 5। मतलब सरकार 5 ही क्षेत्र में रहेगी, बाकी प्राइवेट निजी क्षेत्र कर देंगे। अभी देखो, अभी इन्होंने कहा डिफेंस को कर देंगे, मतलब डिफेंस को कर दिया। तो आप खुद सोचना चाहिए कि डिफेंस को कर दिया तो पहले 18 से 5 कैसे हुआ? नहीं हुआ जी। हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तब हम लगता है हाँ हम थोड़ा सा दिमाग वाले हैं, तब थोड़ा दिमाग वाला हमारा एनालिसिस हो रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल, आप खुद सोचो, मान लो जैसे प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये में मिलता है ना। बहुत इधर तक प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था, नहीं 2 रुपये मिलता था। मेरा तो मानना है प्लेटफॉर्म टिकट 100 रुपये का हो जाना चाहिए। उसका कारण है, एक हम जाते हैं और साथ में 10 छोड़ने जाएंगे, पूरा प्लेटफॉर्म पर सामान है जी, सीढ़ी पर खड़ा रहेगा, हाँ हाँ क्या भाई ठीक से बैठना, भाई साहब हटना, अरे चले जाओ ना इधर से, पत्नी नहीं जाए, बच्चा नहीं जाए, एक मिनट आप वहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ, आप बैठो तो आपके सीट का अगल बगल बैठे रहेंगे। अच्छा आपके भाई साहब मुझे उतरना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक के साथ 4 जाते हैं साथ में, और जब प्लेटफॉर्म टिकट उस वैसे का है तो जितनी ज़रूरत होती नहीं जाएंगे ना जी, ज़रूरत भर ही लोग जाएंगे, ज़रूरत भर लोग जाए और बस काम, क्या ज़रूरत है उतने एक को छोड़ने के लिए? पहले एयरपोर्ट पे तो कोई नहीं जाता है छोड़ने के लिए, जाता है क्या? तो वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, वहाँ तो नहीं, वही बात है, तो वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं क्या? वहाँ खूब आराम से जाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गेट के अंदर तो अलाउड ही नहीं है दूसरे को जाना, वहाँ अच्छे से जाते हैं। तो कहने का सवाल यही है कि वो अच्छा अगर 2 से 20 रुपया हुआ तो मेरा सवाल ये भी है कि मेरे फादर बोलते 25 पैसा था, तो 25 पैसा 2 रुपये कब हुआ जी? सवाल कंपैरेटिव करना पड़ेगा ना हमें। इसीलिए हम वो स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए, ये हो गया, अरे ये हो गया, हिस्ट्री में पीछे से चेक करना चाहिए कैसे हुआ। मैं आपको बताऊं, लेफ्टिस्टों ने मतलब कलकत्ता हमारी सबसे बड़ा मतलब हमारा मेट्रो था, दिल्ली उल्ली सब छोड़ दो तो आप देखो पहले वहीं आते थे। नहीं, हम लोग अगर पुर्तगालियों की बात करें तो आए तो वहीं आए, है ना, मतलब वहाँ आते थे, वहीं आते थे और लोग कमाने जाते थे। जो देवदास आप देखोगे फिल्म तो कहता है कि देवदास कलकत्ता पढ़ने जा रहा है, मतलब पढ़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर था, वहाँ पढ़ने जा रहा है ना। लेफ्टिस्टों ने उसको बर्बाद करके रख दिया उस जगह को। सिर्फ क्या, सब हम चलाएंगे, हाँ पैसा है नहीं, वो ट्राम गाड़ी वो जितना है सब हम चलाएंगे, सब की दुर्गति हो गई। वो सारे मेट्रोज में सबसे खराब स्थिति उसकी है, बहुत बुरी हालत है। कोई वहाँ रह के बहुत गर्व महसूस नहीं करता है, बड़ा अच्छा हमारा है, हमारा ये हो गया, पढ़ाई अच्छी हो गई, नौकरी बहुत गर्व नहीं महसूस करता है। जहाँ कुछ है दूसरे मेट्रोज की बात करते हैं, है ना, बॉम्बे की हमेशा बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, मद्रास की बात करेंगे, कलकत्ता सबसे नीचे आएगा। इतने दिनों बर्बाद ही किया और कुछ नहीं किया। तो देखो एक समय की मांग है, आप भी जॉब करते हो, आपको मान लो दादाजी को 5,000 में रिटायर हो गए, आपको 5,000 दिया जाए तो आप ही चिल्लाओगे। लेकिन गरीब अमीर के बीच जो फासला बढ़ रहा है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कौन बढ़ा रहा है? यस सर, यही सवाल तो यही है ना, कौन बढ़ा रहा है? इस सवाल ध्यान तो देना चाहिए। यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन बढ़ा रहा है? ये चीज सोचिए ना सर कि 10% लोगों के पास 80% से ज्यादा संपत्ति। ये मैं नहीं, आप भी आपको भी सोचना चाहिए ना, मैं क्यों से सोचूं? गवर्नमेंट को भी सोचना, जिसके पास संसाधन नहीं है उसके पास एटलीस्ट रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, हॉस्पिटल, ये तो 5 चीज मिला बेसिक सर। अच्छा एक मिनट, शिक्षा नहीं है सर? कहाँ है सर? आप सरकारी स्कूल में पढ़ के क्या चाहते हैं कि घूम कर जाए एकदम IAS IPS बन जाते हैं सरकारी स्कूल से? बनते हैं तो रहता नहीं है स्कूल में सर, अब भारत विश्व गुरु बनने निकले हैं। एक मिनट, ये हुआ भाषण, नहीं ये भाषण है, रियलिटी है सर। नहीं है रियलिटी। अरे मुझे सुनो तो सर, अब डाटा बताइए टीचर एक दिन नहीं सर, साल भर रजिस्टर खाली रह जाते, टीचर है ही नहीं। आपके एक मिनट आपके घर में कोई टीचर है? आपके घर में अगल बगल रिलेशन में? सर हमारे बगल में ही स्कूल। आपके घर में पूछ रहा हूँ,
गर्ल आपके आपने अभी तक उनको क्या कभी कहा है कि आप स्कूल मत ये कीजिए, स्कूल मत छोड़िए, स्कूल अटेंड कीजिए? बच्चे ठीक नहीं है। वाह, हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। वाह, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप कहेंगे यहाँ पर अच्छा एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोल, मैं तो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सुन लिया ना मैंने, इतना दिमाग मेरे पास है ही ना, क्वेश्चन सुन लिया आपका। आपकी क्या दायित्व बनता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पीछे क्वेश्चन पूछे नहीं है, बोला टीचर बेकार है। आपका दायित्व क्या बनता है? पढ़ना का दायित्व बनता है ना। आपके अगर संबंधी वो हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है। आप देखिए ना, डीओ आता है हर एक महीने में सर्वे में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे भाषण नहीं देता हूँ। मैंने अपने यहाँ का याद मुन्ना श्रीवास्तव जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको सस्पेंड कराया मैंने डीओ को खोज के। डीओ भी पैसा ले लेते थे। मैंने जब जाओ मैंने गया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला इनकी पत्नी पढ़ाने आती है। तो मैंने कहा डीओ के पास गया तो बोले क्या है जी, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, इनकी पत्नी पढ़ाने आती है और आप आके चेक करके चले जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट तो पत्नी का नहीं हुआ ना, इनका हुआ। ये वकालत करते हैं कहीं और, तो वकालत से उधर कमाते हैं, पत्नी पढ़ाने आती है। लोग जानते नहीं है, सस्पेंड हुआ सामने तब से। हाँ हर जगह पहुंच जाएंगे। कौन डीओ? हर एक जगह जाते हैं सर। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ पहुंचे सस्पेंड हो जाएंगे सर। डीओ सब जगह जाते हैं सर, एक जगह थोड़ी ना हो रहा है सर, डीओ सब जगह जाते हैं। हम कह रहे थे आप हर जगह कार्यक्रम करवा सकते हैं। फिर आपसे क्या बहस करूँ वही चीज़ है ना। मैं आपसे क्या बात करूँ? आप नहीं है पढ़े लिखे उस गांव में, आपके और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं थोड़े ही प्रधानमंत्री हूँ। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे आदमी की क्या जिम्मेदारी है, मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूँ। नहीं मैं नहीं कर सकता ना आपसे बहस, क्योंकि आपसे फिर डिस्कशन नहीं कर सकता। देखिए आप मुझे प्रणाम कर लेने दीजिए, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा इस तरह की नौटंकी होगी तो। ये नौटंकी है, नौटंकी कर रहे हैं आप क्लास में, कर तो रहे हैं आप। क्यों हाथ जोड़ लिया आपने? आपको प्रणाम करते हैं नहीं। व्हाई डिड यू से कि आप वहां चले जाएंगे? सवाल का तो ये था ना कि पढ़े लिखे आदमी की एक जिम्मेदारी होती है। सवाल का ये था ना जी, व्हाई डिड यू से कि आप चले जाएंगे वहां पर? मतलब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं चला जाऊंगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। आप या तो एक मिनट डिस्कशन का एक स्तर रखिए ना, नहीं तो मत रखिए। आपने कहा आप चले जाएंगे क्या? वो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है पढ़ा लिखा आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए उसको। ये बात हो रही है ना? नहीं ठीक, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। हाँ आगे ही बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर हम एक डिस्कशन करें तो एक उसका एक लेवल रखें ना। क्या रही बात हम क्या बने, अरे हम क्या करते हैं जी कल को? और दूसरी बात हम क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी? मैं कह रहा हूं मैंने पढ़ाया है, कितने लोगों ने आंसर लिख के दिया है मुझे बताना तो। रेगुलर लिख के देना है जी आपको, रेगुलर लिख के देना है आपको। एक आंसर दो आंसर लिखने से आपकी जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती है। रेगुलर आपको लिख के देना है। कहाँ लिखते हैं आप? हम अपनी जिम्मेदारियों को करते नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन करेंगे, पॉलिथीन खा कर फेंकेंगे रोड पर तुरंत। हमारी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है। हमारी मतलब मैं भी शामिल हूं उसमें। ये आपको लगता है सर मुझे भाषण दे, नहीं, हम भी शामिल हैं। अगर मैं अपने गांव में जाता हूं और मेरे यहां से गांव का एक आदमी, आपको पता है ये मेरे गांव का जो राशन वाला उसने मुझ पर केस किया है और केस को मैंने खारिज कराया। गांव के लोगों ने कहा सर ये 35 किलो की जगह पर 22 किलो देता है। मैं एसडीएम के पास गया, एक एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिख के उसको दिया। एसडीएम ने उसका कोटा खत्म कर दिया। एसडीएम को मैंने परिचय दिया, ऐसे कोई परिचय क्या दिया कि मैं एक आम नागरिक हूं। बोला कि क्यों आपकी बात मानूं? बोला सर आप इंक्वायरी कीजिए, मैं तो कहीं नहीं रहा हूं बात मानिए। ये लोगों का शिकायत है। ये बोला उनको भी तो पैर है। एसडीएम ने मुझे सवाल जवाब किया, बोला उनको भी तो पैर है। ये जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा है वो भी आ सकते थे, आपका उनसे उस राशन के दुकानदार से कोई अदावत होगा, ऐसे उसने कहा। मैंने कहा सर एक काम है, बहुत लोग अधिकारी के पास जाने से डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। डरता इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बात करने में क्या है, चाहे मैं एप्लीकेशन देने वाला कोई नहीं होता हूँ, है ना। लेकिन बहुत लोग डरते हैं, इसलिए मैंने आके दिया है। तो बोला लेकिन मैं निष्पक्ष जांच मैं कराऊंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा चाहता ही नहीं, मैं निष्पक्ष ही चाहता हूँ। और हुआ, सब लोगों ने कहा, वो सस्पेंड हो गया। उसने मुझे दूसरे केस पे अपना ये कर लिया, है ना अपना। हाँ तो ठीक है, हाँ इतना तो मुझे, जब ब्रदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तो इतना तो आता ही है ना। उतना तो फिर 2 मिनट 3 मिनट में ही, 2-3 दिन में मामला खत्म हो गया। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी, अच्छा अब जानते हैं उसमें क्या, सब लोगों ने कहा अरे क्या साइन करा रहे हैं, कुछ होता है, कब तक आप कराते रहेंगे। लेकिन उस अगल बगल के एरिया के सारे राशन दुकानदार सीधे हो गए। आप राशन दुकानदार सीधे हो गए,
मैं बताऊं, मुन्ना श्रीवास्तव जब भी मेरे ब्रदर लोग को अब कहते हैं कि उनको खबर भिजवाइएगा, सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट किया है, ऐसे बोलते हैं वो कि खबर भिजवाइएगा। सस्पेंड रहे बहुत दिनों तक, सस्पेंशन टूटा, उनको खबर भिजवाइएगा। बाद में पत्नी उतनी को लेके आ गए, रोने होने लगे कि सर 2 बच्चे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे। मैंने कहा नहीं, मैंने आपका कोई गुनाह नहीं किया है, आप बच्चों के साथ गुनाह कर रहे थे। और अब वो कहते हैं मेरे को खबर भिजवाइएगा, सिलेबस का उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे कि ये सर शुरुआत के दिन का, एक लड़के कॉपी का शुरुआत के दिन का, ये आखिरी दिन का है, ये हमने सिलेबस पूरा किया। देखो खामियां हर एक सिस्टम में है ना, हर एक सिस्टम में। हमारा भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है, हमारा भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। अगर हम भी साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। देखो आप खुद मानो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इसी सेक्टर में लगते हैं, है ना। आप आईपीएस बनते हैं ना जी, पुलिस वाले को देखना था, सब लोग पूरे फिल्म में पुलिस वाला करप्ट होता है, और बहुत सच्चाई भी है। एसडीएम और डीएम इन लोग पर करप्शन के ऐसे ऐसे चार्जेस लगते हैं, कोई हद हिसाब नहीं। लेकिन आप उसको नहीं देखते हैं, आप उसको देखते हैं जो ऑनेस्ट होता है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी जब वहाँ निभाते हो तो आपका ज़बरदस्त नाम है। ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे कोई हद हिसाब नहीं। उदाहरण है ऐसे ऐसे लोग, जैसे आप देखो बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, कभी भी गड़बड़ नहीं रहे अपने पूरा सर्विस पीरियड में। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने संस्कृत से लेके किया था, उनका एक ऑप्शनल संस्कृत था, हाँ वो संस्कृत लेकर और वो किया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अपनी जिम्मेदारी को निभाया है उन्होंने। आगे पॉलिटिक्स में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डीजीपी के लायक थे। अभयानंद सिंह पढ़े लिखे थे, वो भी डीजीपी थे। हाँ वो जो आनंद कुमार के साथ वो सुपर 30 में फिजिक्स पढ़ाते थे, हाँ तो वो पढ़ाते थे उसमें, तो अपना जिम्मेदारी भी करते थे, मतलब वो भी था और फ्री जाके पढ़ाते भी थे फिजिक्स। और मेरे एरिया में वो एसपी रहे थे, बहुत क्राइम का नामो निशान खत्म कर दिया था उन्होंने, है ना। मतलब बच्चे जवान पर था, लोग कहते थे भाई आदमी होता ऐसा कि जिसको पता चले। लेकिन वहीं कितने आईपीएस आए पता भी नहीं चलता है। एक दीप नारायण सिंह करके एक आईपीएस आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो गाड़ी मेरे फादर बोलते थे 84 में वो वहाँ पर कोई मतलब बीपीएससी से थे, तो बहुत बुढ़ापे में आईपीएस बने थे। तो वो बताया कि वो गाड़ियों से 5-5 रुपये वो लेते थे, 5 रुपये घूस। दिन भर में अगर 500 गाड़ियाँ जाती हैं तो 500 गुने 5, 84 में, है ना, 5 रुपये घूस लेते थे। आया बोला रही तो बहुत घूस खाने वाला आदमी है, वही है। तो हमारे एसपी भरूचा क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि भारत में 20% लोग अनडिजर्विंग हैं, अपने उस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करते, उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते हैं। इस बात में तो सही है ना। आप इसका मतलब अगर 30 जज सुप्रीम कोर्ट में है तो 20% मतलब 6 होता है, तो 6 जज वहाँ भी अनडिजर्विंग है। वो अगर किसी को फैसला सुनाता होगा तो कैसा होता होगा। इसीलिए इस बात के अनडिजर्विंग तो हम लोग हैं ही, बहुत जगह अनडिजर्विंग है, सच्चाई है। स्कूल में बहुत सारे लोग अनडिजर्विंग हैं, लेकिन फिर भी कुछ दायित्व तो हमारा भी बनता है, देखो आंगनवाड़ी का आप पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में क्या उसके विशेषता है आप ही को नहीं पता है, तो वो क्यों नहीं चावल लेके जाएगा जी। इसमें जो आंगनवाड़ी है पूरा चावल मिला था गरीब बच्चों के लिए हर एक गांव में। वो सारा का सारा आंगनवाड़ी, सारा नहीं, जिन्होंने मारा होगा बताया ही नहीं कुछ। कोविड-19 में आंगनवाड़ी में से अलग से, आंगनवाड़ी का सिस्टम ही दूसरा है, अलग से बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को अलग से खिलाना था। बहुत जगह आंगनवाड़ी वाले ने अपने ताला भी नहीं खोला। आपने क्या किया? नहीं, तो हर एक जगह तो नहीं पहुंच सकते, है ना। और कुछ हमारी जिम्मेदारी है, जब हम जागेंगे वो भी जागेंगे। क्योंकि देखो वो जो टीचर आया है हमारे घर, मेरे घर में तो 4 आदमी टीचर है जी। मैं रोज कहता हूँ कि आप ही लोग चलते तो शिक्षा व्यवस्था खराब है, मैं कहता हूँ, एकदम कहता हूँ, आप ही लोग चलते खराब है। आप लोगों ने जो कर रखा है, आप ही लोगों ने खराब कर रखा पूरा सिस्टम को, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत जगह बनती है, उनकी तो बनती ही है जो उस पोस्ट पर हैं। क्योंकि देखो आमिर खान ने जब कहा कि इंडिया में डर लगता है, तो लोगों ने क्यों आमिर खान को उल्टा करना शुरू किया, उसका कारण